Hello students, today we'll be discussing about the Hindu analysis जो कि आज का हमारा 2 जून 2022 का है। और इस हिंदू एनालिसिस में स्पेसिफिकली विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज टॉपिक्स जो कि आपके यूपीएससी से रिलेटेड हैं। और उन टॉपिक्स को हम लोग चाहे आपके प्री ओरिएंटेड टॉपिक्स हों चाहे आपके मेन ओरिएंटेड टॉपिक्स हों, उसके यूपीएससी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको हम जानेंगे। उस टॉपिक को हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे एंड उन इंफॉर्मेशंस को प्रयास करूंगा मैं टच करने को जो कि आप एग्ज़ाम में या तो क्वेश्चंस आ सकते हैं या वो पार्ट आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है या वो आपके एस्से में हेल्प कर सकता है ना। विल बी डिस्कसिंग इन सच अ फॉर्मेट कि इसमें प्री और मेंस ओरिएंटेड आपकी तैयारी हो सके। साथ साथ में बहुत से लोग इसके नोट्स बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं बनाते हैं। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके जानना चाहते हैं। बहुत से लोग न्यूज़पेपर से ऑप्शनल ओरिएंटेड जो उनका ऑप्शन होता है उसकी ओरिएंटेड जो मैटर मिलता है उसका नोट्स बनाते हैं। आई विल सजेस्ट अगर आपकी तैयारी आप स्ट्रक्चर वे में करते हैं और आपने समय दे रखा है न्यूज़पेपर के लिए और उस समय में अगर आप अपने नोट मेकिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें। तो स्टार्टिंग ऑफ द हिंदू का ये एडिटोरियल है। इससे हम जो भी इस वीडियो में जो व्यूज़ हैं वो डेफिनेटली मेरे इस वीडियो में इस आर्टिकल से या न्यूज़ से जो एक निचोड़ निकाल के एक एनालिसिस है वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है और उसको मैं आपके सामने रखूँगा। अब कमिंग टू अ केस फॉर द कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विस। अब हम हेल्थ सर्विस की बात करते हैं तो जैसे कि आजकल वैसे भी आशा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना। आशा क्यों न्यूज़ में है? इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी अभी इनको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रेस्टिजियस जो है अवार्ड मिला है। कौन दिया है अवार्ड? WHO दिया है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेस सर्विस स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक इन इंडिया। बिकॉज किस तरीके से इन लोगों ने एसेंशियल्स लाइक मेडिसिन, SpO2 या ब्लड प्रेशर के अपैरेटस या इस तरीके से और भी मेडिसिन और प्लस साथ में बहुत से जैसे जो मेडिसिन से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज थी जो पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट थी। वहाँ पे ये जो आशा की जो हम बात कर रहे हैं इन्होंने एक बहुत अच्छा सेल्फलेस सर्विस का एक एग्जाम्पल जो है हमारे कंट्री में पेश किया है। आशा का अगर हम बात करें तो कंट्री में अराउंड मोर देन 1 मिलियन आशा हैं इस समय, जिसका मतलब है मोर देन 10 लाख से ज़्यादा आशा जो है इस समय प्रेजेंटली अपने कंट्री में जो है प्रेजेंट हैं और वो काम कर रही हैं अलग अलग स्टेट्स में। अब अगर इस टॉपिक को हम एनालाइज करें और डीपली तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हु इज़ आशा। देखिए हमारा जो मेरा जो स्टाइल है द हिंदू एनालिसिस बताने का वो ऐसे है कि टॉपिक लिया, टॉपिक में से फिर हम निचोड़ निकालते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं या किस तरीके से आसानी से हमको याद रह सकता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ हम आशा पे हैं। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हु इज़ आशा। बिकॉज अगर आशा पे बात हो रही है हमको यही नहीं पता कि आशा होती क्या है, इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या है हमारी सोसाइटी में, है ना। इंडिया में हम बात करते हैं इतनी डाइवर्स सोसाइटी है हमारी, इनका क्या रोल है, किस तरीके से ये जो है आशा स्टैंड्स फॉर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। देखिए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जब हम सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं तो इट सेल्फ ये कहीं ना कहीं जो है बता रहा है कि किस तरीके से सोसाइटी में जो हेल्थ का जो सिनेरियो है या जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, वैक्सीन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, इन सारी चीज़ों का जो ड्राइव है इसमें एक बहुत बड़ा एस्केलेटिंग फैक्टर है। उस फैक्टर को हम आशा कहते हैं, है ना। आशा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? आशा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2005-2006 में
एज अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जो कि बाद में नेशनल जो ये रूरल हेल्थ मिशन है, बाद में ये अर्बन बॉडी भी जो है इसने आशा का जो सर्विस है यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, रूरल के साथ साथ अर्बन में भी। जैसे हमने बात करी अराउंड 1 मिलियन आशा जो हैं, आशा वॉलंटियर्स की यहाँ बात हो रही है। देखिए एक ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है आशा के भी माइंड में, आप कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है कि आज भी उसको हम आशाओं को हम एज अ वॉलंटियर्स देते हैं, जबकि उनकी सर्विस एक बहुत एसेंशियल सर्विस है हमारे कंट्री में हेल्थ, सैनिटेशन एंड इम्यूनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, है ना। दे हैव मेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी contribution towards enabling increased access to primary health care. प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज द मोस्ट एसेंशियल हेल्थ केयर जिसको हम बात करते हैं। बेसिक हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं तब हम जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को रेफर करते हैं। मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, है ना, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या जस्ट डिलीवर्ड है, जो मदर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की, आयरन्स की, या कोई किसी भी बच्चे के लिए जो वैक्सीनेशन है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, किसी भी टाइप का इम्यूनाइजेशन है, और जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, चाहे रूरल एरियाज़ में हो या अर्बन पॉपुलेशन में हो, कहीं ना कहीं आशा का एक बहुत वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया ने पहले भी देखा है और आज भी वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़रूरी, जो बिकॉज हेल्थ इज़ समथिंग, हेल्थ है तो ही आप काम कर सकते हैं, तो ही आप जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप अपना एक योगदान दे सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा है, वो पढ़ा, वो पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद वो कहीं नौकरी कर रहा है या वो अपना बिजनेस कर रहा है, 4 लोग को और भी नौकरी दे रहा है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ही इज़ लर्निंग एंड ही इज़ गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो मनी के सर्कुलेशन में हो या इन द फॉर्म ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट हो या इन द फॉर्म ऑफ पेइंग टैक्सेस हो। कोई भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे सोसाइटी को, हमारे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। तो बहुत जो पोलियो, हाउ कैन वी फॉरगेट, पोलियो के एराडिकेशन में, पोलियो को जो जिस तरीके से काबू किया गया है इंडिया में, इतने वास्ट कंट्री एंड पॉपुलेशन में कर पाना, एक बहुत बड़ा रोल आशाओं का रहा है। और जो न्यूबॉर्न बेबी का जो सर्वाइवल, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है ना, एक बात होती है एक्सेस की, एक बात होती है उस ट्रीटमेंट के लिए बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं रेडी नहीं होते हैं एडमिट होने के लिए, या कहीं ना कहीं दे वेट के, अच्छा ठीक है देखा जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही जाएंगे। बहुत से लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं समझ पाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आशा जो है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गाइडिंग सोर्स है व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ एंड व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर, चाहे इम्यूनाइजेशन की बात करें या किसी भी ट्रीटमेंट की बात करें, तो एक बहुत वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आशा। एंड आशा का क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1000 लोग के बीच में अगर आशा है, तो वो जो आशा होती हैं उस एरिया की, वो उसी एरिया से बिलोंग भी करती हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके पहले भी जो हेल्थ वॉलंटियर्स हुए थे, अगर वो सक्सेस उनका भी मेंशन्ड है इस आर्टिकल में, अगर उनका सक्सेस नहीं हो पाया था तो एक बहुत बड़ा उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें मेंशन्ड है इस आर्टिकल के हिसाब से, कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो उनका टैग लगा हुआ था, और उससे कहीं ना कहीं एक आदमी कंफर्टेबल लेवल जो है शायद मैचअप ना कर पाए हर कोई, इसलिए ये जो हैं उसी लोकेलिटी से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आशा हैं जहाँ पे ये वर्क कर रही हैं उसी लोकेलिटी से, उन्हीं लोगों के बीच से ही ये आशा हैं।
है ना। एटलीस्ट इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम 10th स्टैंडर्ड जो है ये पास होनी चाहिए। कुछ कुछ जगह अगर ऐसे लोग उपलब्ध नहीं हैं तो उससे कम में भी जो है गवर्नमेंट जो है या NRHM जो है कंसिडर करता है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड जो एक सेट होता है वो 10th पास होता है। एक एज लिमिट, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें आशा का तो अराउंड 25 से 45 का जो है इनका एक एज ब्रैकेट होता है। और इस तरीके से ये क्या रोल प्ले करती हैं, कितने ये 1 मिलियन की संख्या में प्रेजेंट हैं। 2005-2006 में स्टार्ट हुआ था। आशा स्टैंड्स फॉर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। किसका ये पार्ट था? NRHM का। क्या इसको अर्बन में भी किया गया? डेफिनेटली आज अर्बन में भी है। इनका किस एज ब्रैकेट में क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन का वो भी हमने देखा। किस किस बीमारियों में किस किस तरीके से ये भी हमने देखा। कोविड के एस्पेक्ट से भी हमने देखा कि इन्होंने क्या, WHO की हमने बात करी कि WHO इनको सम्मानित किया है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि कोई भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट होता है ना, अगर कोई भी चीज़ का बहुत लार्ज स्केल डेवलपमेंट होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज स्केल डेवलपमेंट, तो इसका कहीं ना कहीं जो है जो हम देखते हैं कि इसके जो रूट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम आशा की बात करते हैं तो इसके रूट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हम इस स्लाइड में देखेंगे, जिसको वी कैन कॉल इट इवन एज द बैकग्राउंड एंड हाउ इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आशा। तो आशा प्रोग्राम जो इंस्पायर्ड हुआ था, है ना, इसके 2 पास्ट इवेंट्स हैं स्पेशली। एक हम बात करेंगे 1970s की इवेंट्स की, एक अर्ली 2000s की। तो जो 1975 में WHO ने क्या बोला, हेल्थ बाय द पीपल। देखिए हेल्थ बाय द पीपल हम कब की बात कर रहे हैं? 1975 में। शोज द इंपॉर्टेंस। देखिए हेल्थ हमेशा से इंपॉर्टेंट थी, आज भी है, लेकिन द थिंग इज कि WHO ने क्या बोला 1970 में, टाइटल दिया हेल्थ बाय द पीपल। एंड इन 1978 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी प्राइमरी हेल्थ केयर की इन एल्मा एटा। देखिए इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्मा एटा, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर जिसकी हम आशा के रोल की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल है। लाइकवाइज ये प्राइमरी हेल्थ केयर की कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कॉन्फ्रेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस इन 1978 ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि एल्मा एटा उस समय USSR में था एंड नाउ इट इज देयर इन कजाकिस्तान, जहां पे एक एम्फेसिस दिया गया था कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लिए, है ना, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लिए, कि हम और भी ज़्यादा जो अपना जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है उसको हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, मैटरनल केयर, चाइल्ड केयर, है ना, न्यूबॉर्न सर्वाइवल रेट किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्थ की लिटरेसी, किस तरीके से सैनिटेशन मेंटेनेंस और इसका इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। इसको सर्विसेज दैट वे पार्टिसिपेटरी एंड पीपल सेंट्रिक। Participatory, why we are calling it as participatory? We are calling it as participatory because अगर हम कोई भी चीज़ है, आशा अगर खुद को चाहे तो वो अपने लिए वो बोल सकती है, लेकिन सामने वालों को उसको सुन के उसका पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, है ना। अगर उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा सामने वाले का तो वो जो मोटो है या विजन है वो अचीव करने में दिक्कत होगी। पीपल सेंट्रिक, because here the importance is being given to the people, everything is involving around people, the health is for the people, because of the health there is lot of advantage for the people, so everything is revolving around the people, that's why we are calling it as a people centric approach। लोगों के आसपास चीज़ें घूम रही हैं, हेल्थ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ जो है वो कितना किस तरीके से टेकिंग केयर, बिकॉज गवर्नमेंट इनको जो है एज अ वॉलंटियर्स जो है बोल रहे हैं, और एज अ वॉलंटियर ये 10 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में हमारे कंट्री में उपलब्ध हैं, और ये जो तैनात हैं वो इस तरीके से तैनात हैं कि कोविड में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा, है ना। कोविड में
पहले भी इनके इंपॉर्टेंट रोल्स थे, लेकिन कोविड में तो एक्सेप्शनली अपने आप को रिस्क में डालते हुए ये आगे बढ़े। ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान था, ये आगे बढ़े और आगे बढ़ के चीज़ों को इन लोग ने बहुत अच्छे से हैंडल करी। द बिगेस्ट, अब अभी हमने देखा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, हमने इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देखा 1975-78 में किस तरीके से चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। नाउ विल टॉक अबाउट, जो हम 2000 का जो 2 इनिशिएटिव की बात कर रहे थे, तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड इनिशिएटिव। तो जो सेकंड इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव हमारे होम ग्राउंड का है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर डिजाइनिंग द आशा प्रोग्राम केम फ्रॉम, अगर एक क्वेश्चन आ जाए बिगेस्ट इंस्पिरेशन किस चीज से आई, तो ये मेटानिन। मेटानिन का क्या मतलब है? अ फीमेल फ्रेंड इन छत्तीसगढ़। इनिशिएटिव इन छत्तीसगढ़ स्टार्टेड इन May 2002। मई 2002 की बात हो रही है, मेटानिन को रेफर कर रहे हैं। ये प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ था? छत्तीसगढ़ में। और ऑल फीमेल वॉलंटियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर 50 घर पे या 250 लोग पे एक मेटानिन, जो कि एक फीमेल वॉलंटियर्स को जो है उस समय किस लिए, फॉर हेल्थ एक्टिविटीज, फॉर एक तरीके से यानी कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हु हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अब जो एक तरीके से जो प्रोजेक्ट था जो छत्तीसगढ़ में जो 2002 में हमने देखा, जिसको हम मेटानिन कह रहे हैं, मेटानिन इज फीमेल फ्रेंड, तो ये 250 लोगों के ऊपर जो है एक एक लोग को वहाँ पे रखा गया, देखा गया चीज़ों का। उसका जो लोग वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, चाहे हेल्थ एक्सपर्ट हों या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी इसमें, जो कि एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट करी थी। व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटानिन, और मेटानिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं कोड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो एक्सपर्ट्स थे, जब 2002 में मेटानिन की बात हुई, और जब 2005 और 2006 में जब आशा को हम चीज़ों को शेप दे चुके थे, उसके पहले और उस समय भी कहीं ना कहीं इन्हीं एक्सपर्ट्स द्वारा, इन्हीं हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे से चीज़ों को फ्रेम करने का अपने को चीज़ें इवॉल्व हुई। जब हम बात करते हैं मेटानिन का, तो मेटानिन का ये बैकग्राउंड था, मेटानिन का ये इम्पैक्ट था आशा का। क्या जो लोग मेटानिन के पीछे थे, खड़े थे, जिन लोगों ने बनाया था चीज़ों को, पॉलिसी या फ्रेमवर्क दिया था, वो कहीं ना कहीं उन लोग का सपोर्ट, उन पब्लिक हेल्थ वालों का, एक्सपर्ट्स का सपोर्ट या उन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट इस चीज़ में भी था जब हम आशा का फ्रेमवर्क कर रहे थे। तो जो अब हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन बैन ऑन रशियन ऑयल। देखिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन रशियन ऑयल को बैन करने के लिए क्यों सोच रहा है? सबसे पहला पॉइंट आता है ये, तो इसलिए सोच रहा है क्योंकि जो यूक्रेन में जो भी एक्टिविटी की जा रही है बाय रशिया, उसको कट डाउन करने के लिए, रशियन इकॉनमी को वीक करने के लिए, या यूँ कहें जो उनको $बिलियन की जो रेवेन्यू जनरेट होती है एवरी मंथ, उसको कहीं ना कहीं कट डाउन करने के लिए ईयू जो है वो 90%, देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि बैन की बात हो रही है और यहाँ पे 90% बैन की बात हो रही है, तो 10% रिमेनिंग कहाँ गया, उसको भी हम इस आर्टिकल में, जो आज के 2 जून का ये आर्टिकल है ना, 2 जून का जो हिंदू का आर्टिकल है, इसको जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से, क्यों रशियन ऑयल को किस तरीके से ये लोग बैन करना चाह रहे हैं, सी बोन कितने जाते हैं, और जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं फॉर अदर कंट्रीज़ जो रशिया एक्सपोर्ट करता है, प्लस जो पाइपलाइन के द्वारा की जाती है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। अब द यूरोपियन यूनियन
members on May 30th reached on an agreement. Reaching on an agreement मतलब coming to a common point. एक common point पे आने को क्या कहते हैं? Reaching to an agreement, reached an agreement. सारे लोग एक साथ आए और एक चीज पे, एक पॉइंट पे सहमति दी। क्या था वो पॉइंट? वो पॉइंट ये था 90% ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ 2022 का जो एंड है, इस साल का एंड है, उस एंड तक उस चीज को हम, क्योंकि ईयू बहुत हेविली डिपेंडेंट था रशियन क्रूड ऑयल की। अगर हम बात करें, ईयू की सारी ऑलमोस्ट कंट्रीज डिपेंडेंट थी रशियन क्रूड ऑयल पे। और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो मेंशन्ड है कि कुछ महीने पहले तक ये संभव भी नहीं था ये सोच पाना कि रशियन क्रूड ऑयल को हम सोच सकते हैं बैन करने का। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि ईयू इज थिंकिंग टू बैन 90% रशियन क्रूड ऑयल। तो रशियन इकॉनमी, देखिए यहाँ रशियन इकॉनमी की बात हो रही है कि रशियन इकॉनमी इज हेविली डिपेंडेंट, बिकॉज जो एनर्जी एक्सपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है। कितना? बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ, बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी मंथ की बात हो रही है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी कंट्री के लिए। और रशिया जो अपना क्रूड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स है वो ईयू या ईयू की जो कंट्रीज हैं उनको अपना एक्सपोर्ट करता है। और ईयू जो है अटेम्प्ट कर रहा है, क्या अटेम्प्ट कर रहा है? टू हर्ट रशियन इकोनॉमिकली। ये सिक्स्थ सैंक्शन है, सिक्स्थ सैंक्शन है बाय, जो कि रशिया पे इम्पोज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सैंक्शन है और ये क्लियर अटेम्प्ट है टू हर्ट रशिया इकोनॉमिकली। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि किसी भी वजह से किसी भी स्तर पर जाना पड़े, लेकिन रशिया जो अपना इन्वेजन जो रोल आउट है ऑन यूक्रेन उसको रोल बैक करे और चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। कहीं ना कहीं ईयू जो है इतना बड़ा स्टेप इस वजह से ले रहा है कि जो बिलियन डॉलर्स का जो फ्लो है हर महीने उसको कट डाउन किया जा सके। प्लस इसका एक और पर्सपेक्टिव है कि द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। तो ईयू भी चाहता है कि जो फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी है उसको कट डाउन करके जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करे। और ये एक कहीं ना कहीं एक ऐसा एक चेंज है पूरे स्ट्रक्चर में जो आएगा इसकी वजह से। तो एक तो इकॉनमी को वीक करना है रशिया की, जो कि इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन्ड है। एक पर्सपेक्टिव है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल को, उसी को कम करना है स्लोली एंड स्लोली, है ना। तो द ईयू लीडर्स इन प्रिंसिपल ऑन टर्म्स ये जो है एग्री करे हैं। किस चीज़ को एग्री करे हैं? बैन करने का कोई भी सीबॉर्न इंपोर्ट है, सी रूट के थ्रू जो भी रशियन क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको, है ना, जो कि 2/3 है यूज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। जो सीबॉर्न इंपोर्ट्स हैं इसका 2/3 जो पूरा तेल जाता है उसका 2/3 जो तेल जाता है वो सी रूट के थ्रू से जाता है। हाउएवर जर्मनी और पोलैंड, है ना, इन्होंने क्या बोला है कि जो पाइपलाइन इंपोर्ट है, पाइपलाइन के यहाँ देखिए दो सबसे बड़ा जरिया है, एक तो वाया सी और दूसरा है ये वाया पाइपलाइन। तो जर्मनी एंड पोलैंड हेविली डिपेंडेंट थे रशियन क्रूड ऑयल पे। इन्होंने क्या कहा है, इस साल के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 90% ऑफ द रशियन इंपोर्ट जो ऑयल की डिपेंडेंसी है ये जो है अपनी ये ख़त्म कर देंगे बाय द ईयर 2022। और द रिमेनिंग 10% जो हम पहले भी देख रहे थे कि 10% का क्या, तो 10% का एक फ्री पास जो है कहीं ना कहीं हंगरी के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, कहीं ना कहीं ये जो पाइपलाइन के थ्रू ये कंटिन्यू करेंगी अपने कंजम्पशन को। बिकॉज जो भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं जिनके पास ये जो सी बोन जिसकी हम बात कर रहे थे इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये पाइपलाइन के द्वारा, क्योंकि किस रेशियो में ये अपने टोटल कंजम्पशन का किस रेशियो में रशिया से इंपोर्ट करती हैं इसको भी अभी हम देखेंगे, है ना।
एडिशनली देखिए यहाँ पे एडिशनली की बात हो रही है, यहाँ हम प्रिंसिपल एग्रीमेंट की एग्रीड की बात कर रहे थे, यहाँ एडिशनली एक तरीके से एक टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करें, है ना, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन की तरह से है जो कि हंगरी के तरफ से है। क्या है कि गारंटी एक तरीके से इनको चाहिए कि कोई भी इनके इंपोर्ट ऑन सीबॉर्न रशियन ऑयल इन केस ऑफ डिसरप्शन इन पाइपलाइन सप्लाईज, अगर कोई भी डिसरप्शन होता है हमारी पाइपलाइन सप्लाई में, तो हंगरी ऐसा कह रहा है कि मैं वाया सीबॉर्न जो रूट है उसके थ्रू रशियन ऑयल को मैं खरीदना चाहूँगा। ये एक तरीके से एडिशनली हंगरी ने अपनी बात ईयू के सामने रख के, ताकि इसको अलाउ किया जाए, इसके लिए बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। द एग्जम्पशन फॉर पाइपलाइन इंपोर्ट, देखिए यहाँ एग्जम्पशन की बात हो रही है, बिकॉज जैसा कि मैं पहले भी बोला कि बहुत ईयू जो है बहुत हेविली डिपेंडेंट था ऑन रशियन ऑयल, और अचानक से इस चीज़ को कट डाउन करना हर एक कंट्री के लिए एक बहुत 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 बड़ा चैलेंज है ना। तो अब इसमें जो लैंडलॉक कंट्री की जब बात कर रहे थे, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, है ना, हेवीली डिपेंडेंट रशियन पाइपलाइन डू नॉट हैव रेडी ऑप्शंस, कि कोई ऐसा ऑप्शन उनके पास हो, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव हो जिसको तुरंत सोच सकते हैं और तुरंत उसको जो है कन्वर्ट कर सकें। हंगरी अपने टोटल रिक्वायरमेंट का 65%, चेक रिपब्लिक अपने रिक्वायरमेंट का 50%, स्लोवाकिया 100% ऑयल जो है और रशिया से लेता है, बुल्गारिया 60% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया, है ना। बुल्गारिया जो कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लेकिन इसके जो रिफाइनरी है, इसकी रिफाइनरी का जो सिस्टम है, जो इक्विपमेंट्स है, वो इक्विप्ड हैं सिर्फ प्रोसेस करने के लिए रशियन क्रूड को ही। तो आप देखिए किस तरीके से, कितने लार्ज फॉर्मेट में ये जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं वो बहुत लार्ज स्केल पे है ना, बहुत लार्ज स्केल पे डिपेंडेंसी है ऑन रशिया फॉर क्रूड ऑयल। लेकिन उसके बाद भी द कंट्रीज, द ईयू आर गोइंग फॉरवर्ड कि उसको हम बैन करें और चीज़ों को कंट्रोल करें। और कहीं ना कहीं अभी हम ऑयल की बात कर रहे थे, इस आर्टिकल में एक और रेफरेंस है ना, एक बैंक का, सबर्ब बैंक का, जो रशिया का लार्जेस्ट बैंक है, कि उसका जो उसका स्विफ्ट जो एक्सेस है, जो मैसेजिंग एक्सेस है, उसको कहीं ना कहीं जो है उसको प्रभावित किया जाए, उसको रोका जाए। अब बैन ऑन रशियन ओन्ड ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क फ्रॉम ईयू, जो रशिया का ओन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है उसको ईयू से बैन किया जाए। यहाँ बैंक के ऊपर एक्शन लेने की बात हो रही है, यहाँ स्विफ्ट से उसको सिस्टम से प्रभावित करने की बात हो रही है, यहाँ रशियन ओन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क से उसको जो है बैन करने की बात हो रही है ईयू से, है ना। और जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं इस वॉर्स के वजह से, जिस भी कोई अगर उसमें कोई प्ले कर रहा है कोई पार्ट, उसको कहीं ना कहीं उसकी फर्म को ईयू बेस से, चाहे इंश्योरेंस की कंपनी हो, फाइनेंस की कंपनी हो, ब्रोकरिंग की, ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो ईयू के तरफ से जो रशिया में रशियन क्या बोलते हैं लोगों के साथ जो एक्टिविटीज़ होती थी, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं इमिजिएटली या धीरे धीरे स्टॉप करने की बात कही जा रही है। तो एक तरीके से देखिए आप 360 अप्रोच जो है, यहाँ पे सैंक्शंस की बात हो रही है कि $1 बिलियन का जो प्रभाव है, प्लस साथ में यहाँ बैंकिंग की बात हो रही है, स्विफ्ट नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली आपको पता है, प्लस जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको भी प्रभाव करने की बात हो रही है, बैन करने की बात हो रही है, जितनी ईयू बेस्ड फर्म है उनकी जो एक्टिविटी रशिया में होती थी उसको बंद करने की बात हो रही है, यहाँ तक कि वो जो अपने ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करने की बात हो रही है, शिप तक ले जाने की बात हो रही है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि उस एक्टिविटी में हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ताकि इतना आसान ना हो रशिया के लिए कि किसी एशियन इंपोर्टर को वो अपना तेल बेच पाए। देखिए ये कई पर्सपेक्टिव से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री है, मेंस है, आपको कहीं कोट करना हो इस सेंचुरी में, इस समय में वॉर का किस तरीके से चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ जो है इम्पोज कर रही हैं, सैंक्शंस का
ताकि किसी भी तरीके से पीस जो है वो प्रिवेल करे एंड किसी भी चीज़ को वाया डायलॉग जो है सॉल्व किया जा सके। गिवन द रशियाज लिमिटेड स्टोरेज, अब देखिए यहाँ रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, किसी के पास भी, क्योंकि जो चीज़ भी जितने भी बैरल्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मैक्सिमम वो सेल आउट हो जा रहे थे। अब जब डिमांड घटेगी और सप्लाई प्रोडक्शन है तो दो चीज़ है, या तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, है ना, और या तो हम प्रोडक्शन को अपने कम करें। तो दो चीज़ है, या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें तो अगेन ह्यूज लेवल ऑफ कॉस्टिंग एंड टाइम, और या हम प्रोडक्शन को अपने डिक्रीज करें। और एक और थर्ड ऑप्शन है कि मार्केट को अपने और सर्च करें, न्यू मार्केट, है ना, विल कॉल इट एज न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में को डेवलप करने की कोशिश करें। एशियन, जैसे कि एशियन इंपोर्टर्स, अगर स्पेशली हम बात करें इंडिया की, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सेस जो इन्वेंट्री थी रशिया की, उसको एट डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि करीब 30 to 35 रुपीज़ पर बैरल का डिस्काउंटिंग प्राइस जो कि आ रहा था, वो उस प्राइस पे उन चीज़ को प्रोक्योर कर रहे हैं, है ना। और ये फर्दर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से रशियन इन्वेंट्री की यहाँ बात हुई कि रशिया उस तेल का क्या करेगा और क्या कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि इस सैंक्शन का क्या कोई इम्पैक्ट यूरोप पे जाएगा, तो यस जाएगा, क्योंकि इस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ प्राइस राइज होगा, है ना, प्राइस राइज होगा। इसका मतलब है इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, सामान महंगा होगा, तो ऑलरेडी वहाँ के लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से, जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उससे परेशान है, और फर्दर इंक्रीज करेगा तो उनका जो ट्रस्ट है अपनी गवर्नमेंट में, कहीं ना कहीं वो भी एक क्वेश्चन जो है अराइज हो रहा है, और जो उनकी लाइफस्टाइल है उसको वो डायरेक्टली जो है अफेक्ट करेगा। ये जो पब्लिक सपोर्ट है, ये पब्लिक सपोर्ट जो आज उनके साथ है, हो सकता है कि अगर वहाँ की जनता को ही अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करने में दिक्कत आएगी अगर, तो फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन और ज़्यादा हार्श हो सकती हैं। इस चीज़ को हमने को बेसिकली अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है, और जो भी पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लेने हैं कि अगर कहीं पे भी हमको ज़रूरत पड़े, किसी आंसर फ्रेमिंग में अगर कोट करने की ज़रूरत पड़े, या अगर कुछ चीज़ें होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी चीज़ को फ्रेम करने में, आंसर करने में मदद करती हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की बैनिंग की बात हो रही है, लेकिन जो रशियन नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस की डेफिनेटली जो मनी फ्लो है उससे वो कम है, लेकिन नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा है यूरोप की, है ना। 40% ऑफ यूरोप नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो है उसकी यहाँ बात हो रही है कि रशिया से आता है, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन क्रूड ऑयल को वो कट डाउन करेंगे, है ना। और जैसा कि हमने बात करा कि इंडिया ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया है और ख़रीदने का डिस्काउंटेड प्राइस पे, और इन फ्यूचर भी लगता है कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी जो परचेज इंडिया कर रहा है रशिया से। अब अगर हम बात करें इंडस ट्रीटी वॉज साइंड, अब ये क्या है इंडस ट्रीटी? सबसे पहले इसको हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंडस ट्रीटी। देखिए, पार्टीशन के बाद जो पंजाब का रीजन है, जैसे सिंध है, पंजाब है, वो चीज़ें एक बीच में एक लाइन जो है यहाँ पे आ गई। यहाँ पे एक बहुत पहले का जो एक हाई कमिश्नर जो कराची में थे, उनका लिखित ये डायरी से एक आर्टिकल जो है लिया है द हिंदू में, जो आज पब्लिश्ड हुआ है। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं, इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आफ्टर पार्टीशन जो वाटर को लेके, है ना, वाटर को लेके एक वाटर क्राइसिस, बेसिकली मैं कहूँ वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है स्पेशली फॉर पाकिस्तानी पीपल के लिए पोस्ट जो क्या बोलते हैं पार्टीशन जो है आया, और इस तरीके से आया कि एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा जो
पूरा सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पा रहा था, एक कॉमन टॉक जो है डेवलप नहीं हो पा रही थी। और इस चीज़ में किस तरीके से वर्ल्ड बैंक आया, इंटरवीन किया, तो इसमें इस ट्रिटी के 3 सिग्नेटरीज थे। एक तो इंडिया था, एक पाकिस्तान था, एंड द थर्ड वाज द वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक ही बीच में आके मीडिएट करके चीज़ों को रिजॉल्व करा के, इसमें जो हमारी ICJ, इंडस चेनाब एंड झेलम, ये जो है पाकिस्तान को जो है दी गई, है ना। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और फिर उसके बाद जो हमारी जो 5 ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में स्टार्ट होती हैं, इंडस जो स्टार्ट होता है वो तिब्बत के पास से स्टार्ट होता है, तिब्बत से स्टार्ट होता है। तो किस तरीके से ये जो ICJ की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो ICJ है वो जो वेस्ट फ्लोइंग जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जो इंडस था और इंडस के साथ साथ चेनाब एंड झेलम, तो किस तरीके से एक कॉमन कंसेंसस पे आए। और इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जब इंडियन नेहरू जी पाकिस्तान में गए और कराची में किस तरीके से उनका वेलकम हुआ, वो एयरपोर्ट से गए होटल एक जहाँ पे उनको मिलना था, डायलॉग्स हुए, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें थी जिस पे बात हो सकती थी, लेकिन डेफिनेटली बात नहीं हो पाई, या जो हुई भी तो उस पर इम्प्लीकेशंस नहीं हो पाए। पाकिस्तान के तरफ से उस समय अयूब खान थे, और बहुत सारी जो इंडस ट्रीटी आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की ट्रीटी, जो वाटर का जो सेटलमेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेटलमेंट देखा जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसमें कहीं ना कहीं एक जो ये इंडस चेनाब एंड झेलम है, ये 3 जो है पाकिस्तान की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, और इसके जो सिग्नेटरीज थे इंडिया, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक थे, है ना। और ये वाटर के ऊपर जो है कि जो पाकिस्तान के जो पानी जो है दिया जा रहा है, उसमें अगर हम यूसेज भी है तो बहुत ही मिनिमल यूसेज करेंगे। और ये इसलिए भी इस समय न्यूज़ में है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया चाहता है वहाँ पे लगाना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उस चीज़ों को अपोज कर रहे हैं। और क्योंकि वो उसके लिए पानी कहीं भी रोका नहीं जा रहा है, वो रनिंग वाटर के थ्रू जो है चीज़ों को करेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी, तो कहीं ना कहीं वो एक केओस है। लेकिन इस आर्टिकल में हमको जो जानना है वो यही चीज़ें हैं कि किस तरीके से हमारे इंडस ट्रीटी को क्या क्या सिग्नेटरीज थे, और प्लस साथ में कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हैं जो पाकिस्तान को जा रही हैं, है ना। और इसके सिग्नेटरीज की हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जेम पोर्टल के लिए बात हो रही है ना। जेम पोर्टल की बात कर रही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट प्लेस है। देखिए आज के डेट में जो ऑनलाइन सेलिंग है ना, ऑनलाइन सेलिंग है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करी है, बहुत मेनी फोल्ड से इंक्रीज करी है ऑनलाइन सेलिंग की इंडस्ट्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेम पोर्टल की। जो जेम पोर्टल है वो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है। तो इसमें क्या है, प्राइवेट सेलर्स बेच सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ वही जो है इसको खरीद सकते हैं। इसमें जेम पोर्टल में जाके और वहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, है ना। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है, एक तो आत्मनिर्भर की जो हम बात करते हैं इस चीज़ को वो और स्ट्रांग बनाता है। और अब इसमें हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स, जो कि कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो करीब करीब 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, जिससे 27 करोड़ पीपल एसोसिएटेड हैं। वो भी आके अब इस जेम पोर्टल में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब देखिए, जब प्रोडक्ट सेल होगा, डिमांड बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उन कोऑपरेटिव्स का जो सारी चीज़ें जो है मल्टीप्लाई करेंगी बाय मेनी फोल्ड्स। क्योंकि कोई भी जब पैसे का इन्फ्लो आता है तो चाहे हेल्थ डेवलपमेंट हो, एजुकेशन डेवलपमेंट हो, ओवरऑल एरिया का डेवलपमेंट हो, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। हमने जाना जेम कब आया, है ना।
आत्मनिर्भर को जब वो इंडिविजुअल को इनकरेज करेगा, कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करेगा प्रोडक्ट्स को बनाने में, प्रोडक्ट्स को सामने लाने में, और एक प्लेटफॉर्म देगा जिससे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल स्टेप है ना ये। तो ऑनलाइन आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है, गवर्नमेंट के लोग इस पे खरीदेंगे, प्राइवेट लोग इससे नहीं खरीद सकते, प्राइवेट लोग इसमें सिर्फ सेल करेंगे। तो ये था बेसिकली, ये न्यूज़ में था आज के द हिंदू में कि गवर्नमेंट ने अलाउ करा है कोऑपरेटिव्स टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन, है ना। इस तरीके से हमने जो भी 2 जून का जो पेपर था उसको एनालाइज किया। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।